नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी बहुत सारे लगभग 9 वीडियो अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। हर टॉपिक का क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्द अप्रैल के लास्ट तक में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। हम पैरामेडिकल की और पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी आपको करवा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रैंक लाएंगे और हम सरकारी कॉलेज दिलवाने की तो गारंटी ले ही रहे हैं। आप इतना जान के चलिए कि जो क्वेश्चंस बोर्ड पे रहेंगे हूबहू आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो हम लोगों को है कि हम आपको बता सके कि किस पैटर्न पे सवाल पूछा जाता है और किस टाइप के सवाल रहते हैं। दोस्तों आज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हम चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके बाद है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। किसी भी एग्ज़ाम में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, ये तो साइड में है। अगर अभी आप पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, साइंस का कोई भी बैकग्राउंड आप तैयारी कर रहे हो जहाँ साइंस पूछा जाता है, वहाँ इस चैप्टर से और मैग्नेटिज्म से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो आप दोस्तों इस चैप्टर को बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है विद्युत आवेशों का विरामावस्था में अध्ययन। दोस्तों अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें 2 चीज़ें पढ़ने को मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इसको बोलते हैं गतिज विद्युत्की और इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत्की। मतलब दोस्तों क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट में जो आवेश होते हैं, अगर आवेश मतलब चार्ज, क्या होता है आवेश, क्या होता है चार्ज, दोस्तों हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। चार्ज अगर विरामावस्था में है और अगर चार्ज गतिज अवस्था में है, आवेश गतिज अवस्था में है, तो पहले अवस्था जिसमें कि चार्ज विरामावस्था में है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और गतिज अवस्था में हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। दोस्तों किसी भी पदार्थ में हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ विभिन्न छोटे छोटे कण यानी परमाणु से बना होता है, और कोई भी परमाणु होता है तो उसका एक नाभिक होता है। इसके सिद्धांत किसने दिए थे, कौन पढ़ाया था, किसने बताया था कि परमाणु के नाभिक होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें द्रव्यमान निहित रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल घूमता है। चलिए हम पहले इसकी चर्चा करते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम चर्चा करेंगे आपको दोस्तों कि करंट बना कैसे, चार्ज बना कैसे और क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको समझ जाएंगे दोस्तों तो आपको बहुत आसान होगा आगे बढ़ना। दोस्तों तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने बोला कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे परमाणु से बना होता है, और इन परमाणु का एक केंद्रक होता है और वो नाभिक कहलाता है। नाभिक मतलब न्यूक्लियाई।
न्यूक्लियाई, ठीक ही है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी 1896 में, लेकिन ये नाभिक की संकल्पना रदरफोर्ड ने दी और रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी नाभिक के अंदर 3 छोटे छोटे जो परमाणविक कण होते हैं, अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसमें द्रव्यमान निहित होता है, मतलब उस परमाणु का मास कहाँ निहित होता है, केंद्र में, सेंटर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है? चूँकि यह नाभिक का ही हिस्सा होता है, लेकिन नाभिक के पास एक तरह का कमज़ोर बल होता है। दोस्तों, जब हमने बल पढ़ाया, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल दोनों पढ़ाया था, तो हमने नाभिकीय बल बोला था कि वह बल जिसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को केंद्र में बांधे रखता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा के अंदर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देता है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिकीय बल के कारण, तो किसी भी पदार्थ के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब रदरफोर्ड साहब ने इसके लिए बोला कि कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश होता है वह 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव बताया। बोला अगर कोई इलेक्ट्रॉन ई है तो वह प्रोटॉन होगा, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन ई माइनस है तो वह इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। रदरफोर्ड ने इसको पूरे डिटेल से समझाया, केमिस्ट्री में आप इसे पढ़े भी होंगे। तो आप अगर हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में ये सभी टॉपिक बताएंगे भी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं चार्ज पे, यानी कि किसी भी पार्टिकल के, किसी भी पदार्थ पे जो परमाणविक कण होता है, उस परमाणविक कण यानी उसके पार्टिकल के चारों ओर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से चक्कर लगाता है कि 0.1 सेकेंड में भी बता पाना कि यहाँ इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। पोजीशन कहने का मतलब कि अभी यह इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, 0.1 सेकेंड के बाद इस जगह पे आ पाएगा। पलक झपकेंगे इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर पाता है। हाई स्पीड और हाई मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंट्स। हाई मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट चार्ज एंड चार्ज क्रिएट करंट। ये एक फंडा होता है कि सर इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से चार्ज बनता है, और चार्ज के बनने से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से मूव करता है जिस कारण किसी भी कंडक्टर में, अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बाद की चर्चा है, आपको बताएंगे। लेकिन किसी भी कंडक्टर से अगर धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है तो उसका मेन रीजन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि आवेश क्रिएट कैसे होता है। तो दोस्तों, बचपन में कितने लोगों ने यह एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर तेल लगा हुआ बाल में, वो लोग क्या करते थे, कलम को घसते थे और एक पेपर के टुकड़े को उसमें वो क्या करते हैं, सटाते थे, पेपर का टुकड़ा चिपक जाता था। हम चलिए यह एक्सपेरिमेंट अभी भी आपको करके दिखाते हैं। आप देखोगे कि मगर मेरे सर पे तेल लगा हुआ है, हमने रगड़ा और इस पेपर को दोस्तों चिपकाया। ये मार्कर चिपक नहीं रहा है, लेकिन उस समय चिपकता था। यह शायद तेल नहीं लगा होगा, छोड़िए आप। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट किए होंगे या कर रहे होंगे, आप इसको करके भी देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम याद रखते चलिएगा, हम जो पॉइंट बोलते जा रहे हैं।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, आवेश को डिफाइन किया। इन्होंने चार्ज को, आवेश को नाम दिया, चार्ज को नाम दिया। क्या नाम दिया? इन्होंने बोला कि अगर आप कोई दो सब्सटेंस है, चलिए दोस्तों, अगर हम आवेश के नामांकन की बात करें तो आवेश का नामांकन आप इस क्वेश्चन लिख लेना, इम्पोर्टेंट कर लेना कि चार्ज पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, इसकी अवधारणा या इसका प्रिंसिपल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये आप याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं कि अब चार्ज की अवधारणा दे दी गई। चूँकि हम इतना डिटेल से इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको जब हम इलेक्ट्रिक पढ़ाएं, करंट पढ़ाएं, तो करंट क्या होता है ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया दोस्तों कि जैसे हमने बोला इसको रगड़ के, तो उसने क्या किया, एक कांच के छड़ को, कांच का छड़ मतलब एक शीशा का पतला सा पाइप ले लिया, उसे उसने क्या किया, रगड़ दिया और एक कागज़ के टुकड़े को उसने चिपकाया, कागज़ का टुकड़ा चिपक गया। कांच के छड़ को कागज़ के टुकड़े के साथ रगड़ने से कांच पे बोला उन्होंने कि धन आवेश आ गया और कागज़ पे ऋण आवेश आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब कि कांच पे जो इलेक्ट्रॉन था वह ट्रांसफ़र कर गया। हम इससे पहले आपको यह बता रहे हैं कि चूँकि किसी भी पार्टिकल के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, हम आपको NCERT में जो पॉइंट दिए हैं, आपको जस्ट 2 मिनट के बाद NCERT में दिए गए पॉइंट को हूबहू PDF के रूप में आपको बताएंगे अब इसी वीडियो में। और NCERT ने भी लिखा है कि चार्ज जो है वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है। ये NCERT ने लिखा है, हम आपको तुरंत दिखाएंगे इसके जस्ट बाद। तो दोस्तों आप अब पूछोगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ वह कितना था? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, मान लीजिए कि आपसे अब हम चार्ज की अवधारणा पूछे, आवेश की अवधारणा भी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने बोला कि चार्ज या Q से डिनोट किया जाता है, और हमने बोला चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। तो चार्ज क्या है? चार्ज होता है सर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही चार्ज कहलाता है। तो Q बराबर तो N हमने लिख दिया, एक क्वांटिटिव वैल्यू होता है। Q चार्ज एक क्वांटिटिव परमाणविक वैल्यू होता है जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी पास करते हैं तो उसे आप E की वैल्यू से गुना करो, आपको Q मिल जाएगा, आपको Q का मान मिल जाएगा, आपको चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा। E का वैल्यू दोस्तों कितना होता है? E पे चार्ज होता है दोस्तों 1.6 गुना, यहाँ पर लिख लेना, फिर ये क्वेश्चंस बार बार आता है। हमने बोला प्रोटॉन होता है E और इलेक्ट्रॉन होता है -E, और E का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज होता है, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। अभी कूलम साहब चार्ज को डिफाइन किए थे कि चार्ज जो है एक क्वांटिटिव वैल्यू है, चार्ज एडिटिव वैल्यू है, मतलब Q + 2Q + 3Q अगर किसी भी पार्टिकल में चार्ज एडिशन यानी जोड़ के रूप में रहता है, क्वांटिटिव यानी कि फ्रैक्शनल नहीं पूर्ण रूप में रहता है। ये सभी बातें, ये सभी वैल्यू बताया
कूलम साहब ने, और ई का वैल्यू अगर 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो अगर हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, हमने n से गुना कर दिया। अगर बोला कि सर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा, मतलब n का वैल्यू 10 होगा, तो टोटल आवेश कितना होगा? 10 गुना माइनस 10 गुना 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अर्थात साफ और स्पष्ट है दोस्तों कि अगर किसी भी पार्टिकल, किसी भी कंडक्टर में अगर हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पता करना होगा और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चार्ज कितने बने पता करना होगा, तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर NE। हम आपको अब डायरेक्ट पहले NCERT वाला पॉइंट दिखा देते हैं, इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप NCERT के पॉइंट को देख लो। चलिए दोस्तों, हम बुक के हिसाब से भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहता है क्या कि इन जनरल टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिक चार्ज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा डेट पासेज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसा हमने बताया कि दोस्तों अगर दो अलग अलग सिस्टम है, यानी दो अलग अलग पदार्थ हैं, अगर उन्हें आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है। द ट्रांसफ़र कैन बी मीडिएटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म सच एज कंडक्शन, इंडक्शन और स्पेसिफिक मेथड। ये कहता है कि चालन हो या इंडक्शन हो या स्पेसिफिक कोई भी मेथड हो, चाहे हम रगड़ के करें, चाहे कोई भी मेथड हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास करता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड होता है। अब दोस्तों आगे सेम बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैन बी प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम। कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड ने भी जैसा बताया कि हर पदार्थ जो है परमाणु और अणु के छोटे छोटे कणों से बना, और अणु परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी बॉडी हो, लगभग सभी में चार्ज मौजूद रहते हैं। लेकिन कहता है आगे कहता है कि सेवरल सिस्टम डू नॉट हैव चार्ज, मतलब बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चार्ज नहीं होता है या फिर न्यूट्रल चार्ज होता है। आगे बोलता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश क्या होता है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी हमने जैसा बोला कि किसी भी परमाणु के कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इन विच प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेज, हमने ये सभी टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेज होता है और न्यूट्रॉन्स के पास नो चार्जेज होता है। चार्ज का सिंबल Q और कैपिटल Q और स्मॉल q। द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज number of electrons multiply the charge of an electrons according to the definition the formula of charge can be written as। इसका कहने का क्या मतलब है कि चार्ज क्या होता है? तो अभी हमने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन पास किए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से गुना कर दिया जाए तो हमें टोटल चार्ज प्राप्त होगा। यानी यह जो फॉर्मूला बोल रहा है कैन बी रिटेन एज, मतलब Q बराबर NE होता है। मतलब साफ है दोस्तों कहने का कि अगर कोई भी पार्टिकल से किसी दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ n इंटीजर 1 2 3 4 के रूप में लिखा जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर Q बराबर NE,
Q चार्ज को डिनोट करता है और E एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। E इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी पार्टिकल से किसी दूसरे पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमें उसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलते हैं। 10 हुआ तो N 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन से गुना करो तो 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। मतलब साफ है दोस्तों, यदि हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके टोटल नंबर ऑफ़ पासिंग इलेक्ट्रॉन से गुना करते हैं तो टोटल चार्ज प्राप्त होता है, यानी Q हमें प्राप्त होता है। इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पहले जानना ज़रूरी है कि करंट क्या होता है। तो अब साफ साफ बताते हैं सर, आपको साफ साफ बताते हैं क्या होता है सर। दो फॉर्मूला है, Q बराबर NE, I बराबर होता है QT। ये दो फॉर्मूला होता है सर। कहाँ से आया? तो कोई भी कंडक्टर वह होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है, और नॉन कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है। वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। मतलब कि चार्ज जो है ना वह डेवलप हो पाता है। चार्ज डेवलप होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव कर पाता है, ट्रांसफ़र कर पाता है। ऐसा होने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मूव, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के लिए बॉडी का चालक होना ज़रूरी है, मतलब कंडक्टर। अब हम बताते हैं दोस्तों हुआ क्या कि हमने बोला कि एक पार्टिकल है, एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव किया। इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में इस पार्टिकल के चारों ओर मोशन में आ गया। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट चार्ज एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज क्रिएट करंट। सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन मूव किया तो Q बनाया कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो N इलेक्ट्रॉन्स इसने चार्ज बनाया। और यही जब यहाँ पे अब हमने बोला कि अब यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। और यह चार्ज जब फ्लो करने लगा, यह चार्ज जब अपने आप को एक कंडक्टर के अंदर मोशन में ले आया तो करंट का निर्माण हुआ। कितना? अगर किसी करंट का मान 1 एम्पेयर जिसने इलेक्ट्रिक करंट की खोज की थी। अब ये क्वेश्चंस फिर आता है कि एम्पेयर जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। एम्पेयर साहब ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया। 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर से I बराबर QT, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश फ्लो कर जाए तो वह 1 एम्पेयर करंट देता है। यहीं से यह फॉर्मूला आया और इसे डिफाइन किया किसने? एम्पेयर साहब ने। और एम्पेयर साहब करंट के सिंबल यानी यूनिट भी हैं, SI यूनिट है करंट का एम्पियर। मतलब अब साफ है दोस्तों कि कूलम साहब ने बोला कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं उसके कारण चार्ज डेवलप होता है और चार्ज के कारण करंट डेवलप होता है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब आप समझ गए कि करंट कहाँ से आया। करंट आया चार्ज के मूवमेंट से। चार्ज कहाँ से आया? चार्ज आया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम में जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है, पहले हम बता दें कि चार्ज हो या करंट हो, दोनों के दोनों अदिश राशि हैं। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अब कुछ प्रॉपर्टी हम जो चार्ज की है वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी जानने के बाद हम आपको अगले वीडियो में करंट के बारे में जानकारी देंगे। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि चुंबक में भी होता है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो या 2 नेगेटिव चार्ज हो
हमने बोला दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है कूलम साहब ने बताया था। कूलम साहब जो चार्ज के आपको क्या कहते हैं प्रेरणता थे, अवधारक थे, जो चार्ज को डिफाइन किए थे, उन्होंने बोला कि अगर दो समान चार्ज हो तो उनके बीच लगने वाला, सेम चुंबक का कॉन्सेप्ट है, उनके बीच लगने वाला बल होता है प्रतिकर्षण। उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। अगर चार्ज अपोजिट हो यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उनके बीच लगने वाला बल होता है आकर्षण यानी अट्रैक्टिव फोर्स। दो चार तरह के फोर्स उन्होंने डिफाइन किया, एक बोला कि प्रतिकर्षण होता है, एक बोला आकर्षण होता है। एक ने बोला कि दो चार्ज अगर एक दूसरे से समानता रखते हैं, प्लस प्लस रखते हैं, तो वह एक दूसरे को दूर ठेलेंगे, लेकिन अगर वह पॉजिटिव निगेटिव है तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे। और अगर चार्ज दोनों अलग अलग जाति के होते हैं यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो इनके संयोग से ही इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। कूलम साहब ने आपको बताया था, एक तो आपको रूल होता है कि अगर किसी पॉइंट से, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी पॉइंट पे आने वाले चार्ज और जाने वाले चार्ज जो होते हैं उनका जो क्या कहते हैं योग होता है वो बराबर होता है, जीरो होता है। लेकिन इस पे कूलम साहब ने भी बोला था कि अगर किसी भी कंडक्टर पे टोटल चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए कि +2q +3q, प्लस क्यू कहाँ से आता है सर? प्लस क्यू मतलब इसको अगर इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे जितने यहाँ ट्रांसफ़र हो गए यहाँ उतने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। लेकिन अगर फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल जो होता है ना चार्ज वो एडिटिव होता है। आपके पास कुल चार्ज कितने होंगे, तो अगर यह -4q है या 5 और 1 6q है तो आपके पास कुल चार्ज +2q होना चाहिए। यह कूलम साहब ने बताया कि चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज क्वांटिटिव होता है, मतलब Q बराबर NE, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता है। यह भी कूलम साहब ने बताया था। चलिए इसके बाद चार्ज की दो प्रॉपर्टियाँ और होती है। फ्रैंकलिन ने बोला था कि किसी भी चार्ज यानी आवेश को हम घर्षण, चालन, प्रेरण या फिर हम उसको क्या कहते हैं किसी भी माध्यम से आवेशित कर सकते हैं, रगड़ के भी। स्पेसिफिक मीडियम, जैसा कि हमने एनसीईआरटी के वीडियो में भी बोला कि एक स्पेसिफिक मीडियम से भी हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा कंडक्शन, इंडक्शन मतलब प्रेरण, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, इन सभी मीडियम से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि कोई भी चार्ज होगा तो उसका अपना मास यानी द्रव्यमान होगा। यह भी फिक्स है, कोई भी चार्ज मासलेस नहीं होता है। यह आप प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो हम स्टार मार्क लगा ही रहे हैं। अगर हम बोले कि विद्युत बल्ब की बात करें, विद्युत बल की बात करें, तो कूलम साहब ने बोला था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टा R² होता है। ये आप याद रखिएगा। जैसे कि हमने बोला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन R² होता था ग्रेविटेशनल में। सेम फॉर्मूला को कूलम ने भी आप उसे क्या कहते हैं प्रूफ किया चार्ज के रूप में भी। उन्होंने बोला कि जिस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
चार्ज के अंदर न्यूक्लियर फोर्स भी उसी तरह काम करता है। और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। और K का उन्होंने मान निकाला और K का मान उन्होंने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है दोस्तों? तो स्थिर विद्युतिकी नियतांक होता है, विद्युत नियतांक या बल विद्युत नियतांक बोलिए। ई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता होती है कहाँ? निर्वात में, यानी वैक्यूम में विद्युतशीलता कितनी हो सकती है, विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं, वह होती है दोस्तों 8.85 गुना 10⁻⁻12। और अगर हम इसे यूनिट में डिफाइन करें तो एफ इधर गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। नहीं, के का मान पूछा है, एप्सिलॉन नॉट है तो उलट जाएगा, सॉरी, तो ये उलट जाएगा, चूंकि ने है ना, के का मान निकाले थे तो के का उल्टा होता है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपका यूनिट भी निकल गया एप्सिलॉन नॉट का। तो के का यूनिट तो सिंपल है, इसका उल्टा होगा। के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर हम के का मान का बात करें, के मान का बात करें तो यह 9 गुना शायद 10⁻9 होता है। के बराबर 9 गुना 10⁻9 और यूनिट इसी का अपोजिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का उल्टा है के। 1/4 पाई का तो यूनिट ही नहीं होता है। तो दोस्तों अभी आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक बल रेखा यानी कि विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, यह वीडियो आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल के साथ प्रोवाइड होगा। और क्वेश्चन आंसर जब आप बनाओगे तो हमें नहीं लगता कि आपको कुछ छूटेगा। धन्यवाद दोस्तों।